नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, मैं हूं मिस्टर एक्स और आज के पॉडकास्ट में आपके लिए एक और जबरदस्त कहानी लेकर के आया हूं। ये कहानी तंत्र मंत्र, भूत प्रेत और चुड़ैल इन सभी से ज्यादा भयानक रहने वाली है। साथियों, भूत प्रेत जैसी बला से तो आप फिर भी तांत्रिक वगैरह से मिलकर के और पूजा पाठ अनुष्ठान वगैरह करके इनसे छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन आज जिस ताकत की मैं बात करने जा रहा हूं उससे छुटकारा पाना किसी तांत्रिक के बस की भी बात नहीं है। और अक्सर यह गलती हमसे भूल भूल में हो जाती है, लेकिन इस भूल का एक बहुत बड़ा खामियाजा बाद में चुकाना पड़ता है। तो आज की कहानी उत्तर प्रदेश के रहने वाले विपिन ने हमारे साथ शेयर की है और ये पूरी घटना विपिन के साथ ही घटित हुई है। आज विपिन अपने गांव में नहीं रहता और उसने अपने 3 दोस्तों को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। उसके 2 दोस्तों तो उसकी आंखों के सामने ही चले गए थे और एक दोस्त उससे हमेशा के लिए कट चुका है और उसे पता भी नहीं है कि वो जिंदा भी है या नहीं। इन चारों दोस्तों ने कुछ ऐसा कांड किया था जिस वजह से इनकी जान के लाले पड़ गई। विपिन को उस बला से छुटकारा तो मिल गया है, लेकिन उसके बदले में एक कीमत भी उसको चुकानी पड़ी है और इसी वजह से विपिन आज जिंदा हैं और हमारे साथ अपनी इस स्टोरी को उस शेयर कर रहा है। हम अक्सर अनजाने में ही किसी भी जीव की हत्या कर देते हैं, खास करके अगर आपको सड़क पर या अपने घर के आसपास कुछ सांप दिख जाए तो आप तुरंत लाठी लेकर उसको खत्म कर देते हैं, लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता है। आज भी गांव के अंदर ऐसा माना जाता है कि अगर हम सांप को बिना किसी कारण के ही खत्म करते हैं और अगर वो भूल से किसी नाग नागिन का जोड़ा है तो फिर वो अपनी मौत का बदला जरूर लेते हैं। और ऐसा ही हुआ है इन 4 दोस्तों के साथ। इन्होंने भूल भूल में कुछ ऐसा कदम उठा दिया जिसका पछतावा उन्हें आज तक हो रहा है। तो स्टोरी शुरू करने से पहले आपसे यही कहूंगा कि हम आपके लिए इतनी मेहनत से कमाल की स्टोरीज लेकर आते हैं, लेकिन काफी लोग अभी तक भी हमारी फैमिली के मेंबर नहीं बने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस रिश्ते की गांठ को मजबूत कर लीजिए ताकि हर रोज आपको बेहतरीन से बेहतरीन कहानियां मैं दे सकूं। और हाँ, जितने भी लोग कहानी सुन रहे हैं वो अपना प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। तो चलिए आज की स्टोरी को विपिन के पर्सपेक्टिव से ही सुनते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विपिन है। ये कहानी हम 4 दोस्तों की है। हम चारों बचपन के दोस्त थे, लेकिन समय ने ऐसी चाल चली कि हम सारे अब अलग अलग हैं। जिनमें से मेरा एक दोस्त प्रदीप तो लगभग 2-3 साल पहले कोलकाता में शिफ्ट हो गया था। ऐसा नहीं है कि हम सारे काम के लिए अलग अलग हुए थे, बल्कि हमारे अलग होने का रीजन कुछ और ही था, और वो क्या था वो आगे इस स्टोरी में पता चलेगा। दरअसल ये सब 8-10 साल पहले तब शुरू हुआ था जब हम चारों दोस्त साथ में अपने फर्स्ट ईयर में थे। हम लोग अक्सर साथ में कई सारी शर्तें लगाते और जो हारता उसे चिली पोटैटो की पार्टी देनी पड़ती थी। हमारी यही आदत उस दिन हमारे ऊपर भारी पड़ गई। हमारे गांव से सटकर एक छोटा सा जंगल था। उस जंगल में एक कुआं था। हमारे गांव में एक अफवाह फैली हुई थी कि उस कुएं में एक चुड़ैल का वास है। हम सारे उस समय जवानी के जोश में हर खतरे को सिरे से नकार देते थे। एक दिन हम चारों दोस्त बैठकर लूडो खेल रहे थे। उस समय हमने सोचा था कि जो भी इस गेम में हारेगा वो आज रात को उस जंगल में उस कुएं में जाकर एक बोतल पानी भर कर लाएगा। हम सभी एकदम ध्यान से वो गेम खेल रहे थे। हम सभी मन ही मन ये प्रार्थना कर रहे थे कि बस भले ही थर्ड आ जाएं, लेकिन लास्ट ना आए। मेरी प्रार्थना कबूल हुई और मैं फर्स्ट आ गया, लेकिन मेरे तीनों दोस्त अब भी परेशान थे। इसी दौरान मेरा दोस्त राकेश सेकंड आ गया और फिर महेंद्र थर्ड आया और फिर अंत में प्रदीप इसमें हार गया। हम सबने मिलकर उसे खूब चिढ़ाया और फिर रात होते ही उसे अपने साथ जबरन उस जंगल में ले गए। हमने अपने अपने घर पर एक दूसरे के घर जाने का बहाना बना दिया था ताकि हमारे घर वालों को इसके बारे में पता न चले। उन्हें इससे कोई आपत्ति भी नहीं हुई क्योंकि हम अक्सर एक दूसरे के घर रुक जाया करते थे। इस दौरान हमारे हाथ में एक खाली बोतल थी जिसे प्रदीप को उस कुएं में से भरकर लानी थी। इसी के साथ ही महेंद्र के पास एक टॉर्च भी थी जिससे हम उस अंधेरे में आगे बढ़ पा रहे थे। हम सभी के हाथों में एक एक डंडा भी था।
ताकि अगर कोई जंगली जानवर वहां आ जाए तो हम उसे भगा पाए। लगभग 20-25 मिनट में हम लोग उस कुएं के पास आ चुके थे। उस कुएं के आसपास की दीवारों की ईंटें थोड़ी थोड़ी उखड़ी हुई थी। कुएं के आसपास काफी लंबी लंबी झाड़ियां थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि वहां ज्यादा कोई आता नहीं था। वैसे भी ऐसी अफवाह फैलने के बाद वहां कौन ही आता। कुएं के डरावने माहौल को देखकर एक पल के लिए तो हमारा दिल भी दहल उठा था, लेकिन हमें प्रदीप से उसकी शर्त पूरी करवानी थी, इसलिए हमने उसे शर्त के अनुसार कुएं में जाने को कहा। प्रदीप पहले तो झिझका, लेकिन चूंकि वो शर्त हार चुका था इसलिए उसे मजबूरन कुएं में जाना पड़ा। हम सभी कुएं के आसपास इकट्ठा हो गए और कुएं के अंदर टॉर्च से रोशनी करने लगे ताकि प्रदीप आराम से पानी निकाल पाए। कुएं के थोड़ा नीचे आते ही पानी आ गया। प्रदीप को डर तो काफी लग रहा था, लेकिन शर्त की वजह से उसे ये सब करना पड़ रहा था। खैर, उसने जल्दी जल्दी से बोतल भरी और फिर वापस ऊपर की तरफ आ गया। ऊपर आकर उसके चेहरे पर एक विजयी थी। वो बोला, अरे कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं है यहाँ, और देखो मैं जीत गया। सच कहूं तो उस समय मुझे उसके जीतने की खुशी बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। मुझे तो लगा था कि कोई डरावनी चुड़ैल उसे पकड़ लेगी और फिर प्रदीप का ऐसा चेहरा देखने को मिलेगा। पर चलो कोई बात नहीं। हम तीनों ने बोतल देखी, उसमें पानी भरा हुआ था, और फिर हम चारों जंगल से बाहर की ओर जाने के लिए निकल पड़े। इस जंगल में हम लोग ना के बराबर ही आते थे, और जंगल के इतना अंदर तो शायद ही कभी आए हों। ऊपर से रात का समय था। इन्हीं सब की वजह से हम रास्ता भटक गए। हम लोग काफी देर तक उस जंगल में चलते रहे, लेकिन हमें रास्ता नहीं मिला। लेकिन हम लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हमें पता था कि वो जंगल इतना बड़ा नहीं था। इसलिए थोड़ी देर में ही सही हम लोग बाहर जरूर निकलेंगे। इसी दौरान चलते चलते महेंद्र का पैर एक सांप पर पड़ गया। इससे वो सांप तिलमिला उठा और महेंद्र को काटने की कोशिश करने लगा, लेकिन ठीक इसी दौरान उसने अपनी हाथों में थमी हुई लाठी से उसका सिर कुचल दिया, और फिर देखते ही देखते वो सांप मर गया। इन सब से हम काफी घबरा गए थे, क्योंकि सांप को मारना अच्छा नहीं माना जाता। हम चारों घबराकर तेजी से वहां से भागने लगे। हमें रास्ता ढूंढने में समय तो लगा, लेकिन हम वहां से बाहर निकल ही गए। हमने ये बात घर पर नहीं बताई थी, क्योंकि अगर हम बताते तो हमारी पिटाई पहले होती, बाद में इसका सॉल्यूशन निकाला जाता। हम चारों घर जाकर सो गए, लेकिन सोते समय मुझे एक भयानक सपना आया। स्विंग। मैंने सपना देखा कि मैं उस जंगल में चल रहा हूं और अचानक एक काला सांप मुझे काटने के लिए मेरे पीछे पीछे आने लगा था कि आखिरकार उस सांप ने मुझे काट लिया। ऐसा होते ही मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं उठ गया। अगर कोई साधारण दिन होता तो मैं इसे सपना समझकर भूल जाता, लेकिन कल रात जो हुआ उसके बाद से मुझे डर लगने लगा था कि हो ना हो इस सपने का और रात वाली घटना का कोई लिंक हो सकता है। अगले दिन मैंने अपने दोस्तों को जाकर यह सपना बताया। यह सुनकर मेरे तीनों दोस्त हैरान रह गए। तब उन्होंने बताया कि उन तीनों ने भी ऐसा ही कोई सपना देखा था, जिसमें वह तीनों जंगल में चल रहे थे और एक सांप उनके पीछे पड़ गया था और फिर लास्ट में उन्हें काट लिया। मुझे डर लगने लगा था। मैंने उन्हें कहा कि हमें इस बारे में अपने घर वालों को बता देना चाहिए, लेकिन वह नहीं माने, क्योंकि घर वाले हमारी पिटाई करते। फिर प्रदीप बोला, हो सकता है कि हमें यह सपना इस वजह से आया हो क्योंकि हम सब कल रात वाली घटना से काफी ज्यादा घबरा गए थे। यह सिर्फ एक हादसा था, इसलिए हमें इस बात को भूल जाना चाहिए। और ऐसा सिर्फ फिल्मों में ही होता है कि नाग नागिन के जोड़े में से एक को मारने पर दूसरा बदला लेने के लिए उनके पीछे पड़ता है, और अगर वह हमारे पीछे आया भी तो हम चार हैं और वह सिर्फ एक मामूली सांप। अगर उसने हम पर अटैक किया तो मैं उसे भी वैसे ही मार दूंगा जैसे कल रात उस सांप को मारा था। इस पर मेरे सारे दोस्त राजी हो गए, लेकिन मैं अभी भी उनसे यही बात बोले जा रहा था कि हमें अपने घर वालों को बता देना चाहिए, लेकिन वह नहीं माने और फिर दबाव में आकर मैंने भी अपना मुंह नहीं खोला। इन सब को हुए अभी 2-4 दिन ही हुए होंगे कि तभी अचानक एक दिन महेंद्र को खेत में काम करते समय एक सांप ने काट लिया। समय रहते आसपास के लोगों ने उसे थाली लगवा दी।
यहाँ एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारे गांव में सांप काटने पर थाली लगवाई जाती है, जिससे सांप का जहर उतर जाता है। ये एक तरह की प्रक्रिया होती है जिसे कोई जानकार शख्स ही करता है, और जिसे सांप ने काटा है उसी को ये बात उस जानकार शख्स को बतानी होती है। उसकी जगह कोई दूसरा शख्स इतना ही बोल सकता है कि आपकी ज़रूरत है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये इशारा उनके समझने के लिए काफ़ी होता है कि किसी को थाली लगानी है। खैर, थाली लगने से महेंद्र की जान तो बच गई, लेकिन उस शख्स ने बताया कि वह सांप काफ़ी जहरीला था। समय रहते अगर महेंद्र को यहाँ नहीं लाया जाता तो उसकी जान भी जा सकती थी। ये बात सुनकर हम चारों दोस्त काफ़ी घबरा चुके थे। हमें अब लगने लगा था कि महेंद्र को उस सांप ने इसीलिए काटा था क्योंकि हमने उसे रात को मार जो दिया था। मैंने दोबारा अपने दोस्तों से कहा कि चलो, अभी भी समय है, हमें अपने घर वालों को इस बारे में बता देना चाहिए। लेकिन मेरा दोस्त राकेश नहीं माना, क्योंकि हमारे गांव में कभी कभार ऐसा हो जाता था कि किसी को कोई सांप काट ले। इसीलिए उसने इसे महज एक इत्तेफाक का नाम दे दिया। उसने इसे इत्तेफाक का नाम तो दे दिया, लेकिन मुझे पता था कि अंदर ही अंदर वह भी काफी घबरा चुका था। लेकिन वह फिर भी एक बार अपनी किस्मत शायद और आजमाना चाहता था। खैर, हम लोगों ने भी अपने मन को किसी तरह से समझा लिया और हम लोग एक बार और दोबारा इन सब के लिए तैयार हो गए। सब कुछ सही चल रहा था कि तभी अचानक इसी घटना के 4-5 दिन बाद मेरे दोस्त प्रदीप को घर के अंदर ही एक सांप ने काट लिया। उस समय सुबह का समय था, घर में काफ़ी चहल पहल थी और घर के सारे लोग वहीं मौजूद थे। इसी वजह से समय रहते प्रदीप को बचा लिया गया। लेकिन यहाँ पर उस शख्स ने दोबारा यही बात बोली कि वह सांप काफ़ी जहरीला था। अब मेरी इच्छा शक्ति ने जवाब दे दिया था। आखिर जान किसे प्यारी नहीं होती, और बार बार अपनी किस्मत आजमाना खतरे से खाली नहीं होता। इसलिए मैंने अपने घर वालों को ये बात बता दी कि उस रात हमसे क्या गलती हुई थी। हाँ, अब जैसा कि आपको लग रहा होगा वही हुआ। मेरी बहुत ही ज्यादा पिटाई हुई। मेरे घर वालों ने मुझे बहुत मारा, और वह सांप के मारने की वजह से नहीं था, बल्कि अब उस सांप का साथी हमसे बदला ले रहा है। और हर माँ बाप को अपनी औलाद प्यारी होती है। शहरों में भले ही यह बात कोई न मानता हो, लेकिन गांव में अब भी मानते हैं। उसी दिन दोपहर तक यह बात पूरे गांव में फैल चुकी थी कि मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस रात गांव के पास वाले जंगल में एक सांप की हत्या की थी। अब चूंकि ये बात पूरे गांव में फैल चुकी थी, इसीलिए मेरे दोस्तों के घर वालों तक भी पहुंची गई, और फिर मेरे दोस्तों की उनके घरों पर धुलाई हुई। इस पर महेंद्र के घर वाले तो काफी ज्यादा घबरा चुके थे, क्योंकि उनके ऊपर तो सांप ने अटैक भी किया था। हमारे घर वाले इस वजह से इतना ज्यादा घबरा गए थे कि उन लोगों ने हमारे घर से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी। अब हम हमेशा घर के अंदर रहते। इन्हीं सबके 1-2 दिन बाद रात में मुझे सपना आया कि एक काले सांप ने मुझे चेतावनी दी थी कि वो मुझे 8 बार काटेगा, और 7 बार तो मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन 8वीं बार काटने पर मेरी मौत हो जाए। लेकिन हाँ, अगर समय रहते तुम्हें किसी ने नहीं देखा तो उन 8 बार में से कोई भी बार सफल हो सकता है। इन सब से मैं काफ़ी घबरा गया था, और मैंने सुबह उठते ही अपने घर वालों को यह बात बताई। पहले तो उन्हें लगा कि शायद यह सपना ही होगा, कि भला यह कैसे हो सकता है कि कोई सपने में आकर चेतावनी दे। इसलिए उन्होंने इसे नज़रअंदाज किया। उसी दिन दोपहर को महेंद्र की माँ हमारे घर पर आई थी। वह मेरी माँ से बात करने लगी, और इसी बातचीत के दौरान ही उसकी माँ ने बताया कि महेंद्र को भी वही सपना आया था जो मुझे आया था। यह सुनकर मेरी माँ काफ़ी घबरा गई, क्योंकि आखिरकार 2 लोगों को एक जैसा सपना कैसे आ सकता है। उन्होंने उसी शाम मेरे पिता से इस बारे में बात की, लेकिन मेरे पिता बोले कि अब डरने की कोई बात नहीं, जब तक मैं घर के अंदर रहूंगा सुरक्षित रहूंगा। इस बात से मेरी माँ भी राजी हो गई, और फिर उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं किया। खैर, वह कर भी क्या सकते। अब क्योंकि मैं घर के अंदर ही था तो मैं बोर हो जाता था, इसलिए मैं घर के काम करने लगा, जैसे कि जानवरों को चारा वारा डालने का काम। मुझे उन्हें चारा डालते हुए 2 से 3 दिन बीत चुके थे। चौथे दिन जैसे ही मैं भूसा लेने के लिए कमरे में गया, मैंने अपना हाथ भूसे के ढेर में डाला
तो मुझे एक तेज चुभन अपने हाथों पर महसूस हुई और वो भूसे की चुभन से बिल्कुल अलग थी। मैंने अपना हाथ वापस खींचा। बाहर खींचते ही मैंने पाया कि मेरे हाथ पर 2 निशान बने हुए थे। उसे देखकर मैंने उस तरफ देखा जहां पर मैंने हाथ डाला था। वहां मुझे एक काले सांप की पूंछ भूसे के ढेर में जाती दिखाई दी। यह देखकर मैं काफी घबरा गया था, इसलिए मैंने जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू किया। मेरी आवाज सुनकर मेरे घर वाले और यहां तक कि आस पड़ोस के लोग भी वहां इकट्ठे हो गए। मेरे हाथ पर वह निशान देखकर उन्हें परिस्थिति समझने में देर नहीं लगी और उन्होंने आनन फानन में उसी शख्स को बुलाया। उस शख्स ने मेरे भी थाली लगाई और फिर सबसे कहा, यह सब महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता कि इन तीनों को ही सांप काट रहा है। इनका एक और दोस्त था ना, हो सकता है कि अगला नंबर उसका हो, इसलिए उसके घर वालों से कहो कि सतर्क रहे। यह सब बोलकर वह शख्स तो वहां से चला गया, लेकिन फिर मेरे चाचा ने मेरे दोस्त राकेश के घर पर यह संदेश भिजवाया। उसके घर वाले काफी घबरा गए थे और वह मिलकर राकेश की निगरानी करने लगे कि कहीं उसके साथ अब ऐसा कुछ ना हो। लेकिन उन्होंने जितना भी किया उसके बावजूद भी इन सब के 3-4 दिन बाद राकेश को सोते समय एक सांप ने काट ही लिया। हम चारों दोस्त काफी घबरा गए थे और हमारे घर वाले भी, इसलिए महेंद्र के घर वालों ने उसे उसकी बुआ के घर भेज दिया ताकि वो वहां कम से कम सुरक्षित रहे। लेकिन उनकी यह कोशिश व्यर्थ ही रही, क्योंकि महेंद्र के वहां पहुंचने के तकरीबन 5-6 दिन बाद एक काले सांप ने उसे दोबारा काट लिया। उसकी बुआ ने इस बारे में पहले तो महेंद्र के माता पिता को कुछ नहीं बताया, क्योंकि महेंद्र उनकी जिम्मेदारी जो था और उनके होते हुए अगर महेंद्र को ऐसे नुकसान पहुंच रहा है तो ये अच्छा नहीं था। इसके कुछ दिन बाद मुझे दोबारा सांप ने काट लिया और मेरे बाद मेरे दोनों दोस्तों को भी काट लिया। महेंद्र के घर वाले खुश थे कि चलो उनका बेटा सुरक्षित है, लेकिन फिर 8-10 दिन बाद महेंद्र की बुआ का उन्हें फोन आया। तब उन्होंने बताया कि महेंद्र को इन 8-10 दिनों में 2 बार कोई जहरीला सांप काट चुका है। आप आकर इसे ले जाइए। मुझे यह सब कुछ सही नहीं लग रहा। उसके बाद महेंद्र के घर वाले उसे वापस घर ले आए। घर आकर महेंद्र काफी डरा हुआ था। वह बोला, मुझे डर लग रहा है, मुझे 3 बार सांप काट चुका है, हमारा पता नहीं होगे क्या होगा। यह सुनकर उसके घर वाले काफी घबरा गए, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। वहीं दूसरी तरफ हमारे घर वाले भी काफी घबरा चुके थे और अब वो इन सब से बचने का रास्ता निकाल रहे थे, क्योंकि वह सांप हमें 3 बार काट चुका था और अब सिर्फ 4 अटेम्प्ट और रह गए थे। 5वां अटेम्प्ट उसका सफल हो सकता था। हमारे घर वालों ने इसके लिए एक रास्ता निकाला। उन्होंने घर के चारों तरफ किसी सफेद पाउडर से घेरा बना दिया था। उस पाउडर से आंखों में जलन काफी हो रही थी, लेकिन मेरे पिता ने बताया कि वह सांप इस घेरे को पार नहीं कर पाएगा। हमने इससे राहत की सांस ली और फिर हम उस घेरे के अंदर ही रह रहे थे। हमें महीने भर से ऊपर होने को आया था। हम लोग बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकले, लेकिन अब 1-1.5 महीने बाद हमें लगा कि अब तो काफी समय हो चुका है। शायद वह सांप भूल गया होगा, इसीलिए हमारे घर वालों ने वह सफेद पाउडर से घर के चारों ओर घेरा बनाना बंद किया। हम निश्चित होकर वापस पहले की तरह साथ में घूम पा रहे थे। इस दौरान हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई, ना ही हमें कोई सांप वगैरह दिखाई दिया। जब हम घर से बाहर निकलने पर भी बिल्कुल ठीक है, तो हमारे घर वालों ने अब हमें नॉर्मल ट्रीट करना शुरू कर दिया था। हम लोग अब दोबारा घर के बाकी के काम करने लगे, जैसे खेत पर जाना, चक्की पर से आटा पिसवा कर लेकर आना, ऐसे ही तमाम काम। इन्हीं सब के दौरान मेरा दोस्त महेंद्र एक दिन जब खेत पर काम कर रहा था, तब उसे एक जहरीले सांप ने दोबारा काट लिया। इस बात का पता चलते ही आनन फानन में उसे दोबारा उस शख्स के पास ले जाया गया, जिससे महेंद्र की जान बच गई। अब सभी के मन में यह डर दोबारा बैठ गया था कि वह सांप दोबारा आ गया है। इसलिए हमारे परिवार वालों ने दोबारा घर के चारों ओर उस सफेद पाउडर से घेरा बनाना शुरू किया। हम लोग दोबारा उस घेरे के अंदर कैद रहने लगे। इन सब से हमारा दिमाग बहुत खराब हो रहा था, लेकिन हम इसमें कर भी क्या सकते थे, क्योंकि मुसीबत तो हमने खुद से मोल ली थी। लेकिन हमारे घर वाले इन सब से काफी परेशान हो चुके थे,
क्योंकि ऐसे ही करते करते 6 महीने निकल चुके थे और हम पूरी जिंदगी घर में कैद तो नहीं रह सकते थे। इसीलिए उन्होंने फसाद की जड़ को ही खत्म करने का फैसला किया। हमारे घर वालों ने बाकी के गांव वालों के साथ मिलकर उस जंगल में जाकर वहां पर सारे जहरीले सांपों को पकड़वाने का फैसला किया। गांव के लोग कुछ सपेरों को लेकर जंगल में गए और वहां पर एक एक करके वह सारे सांप पकड़े जाने लगे। जहरीले सांपों को तो पकड़ लिया जाता, लेकिन सामान्य सांपों को छोड़ दिया जाता, क्योंकि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। इन सब के दौरान उन सांपों ने कई सपेरों को काटा भी, लेकिन फिर भी वह सारे सांप एक एक करके पकड़े ही गए। इतने सांपों का सपेरा भी क्या करता, इसलिए उसने उन सांपों की जहर वाली ग्रंथि निकालकर उन्हें वापस जंगल में छोड़ दिया। अब हमारे घर वाले निश्चित हो चुके थे कि अब कोई भी सांप नहीं बचा, और अगर किसी सांप ने हमें काटा भी तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सारे जहरीले सांपों का तो जहर निकाला जा चुका है। यह सुनकर जितनी खुशी हमारे घर वालों को हुई थी, उससे ज्यादा हमें हुई, क्योंकि अब हम आज़ादी से कहीं पर भी घूम फिर सकते थे और हमें कोई खतरा नहीं था। इन सब के बाद हम बाहर घूमने लगे। इसी दौरान एक दिन जब हम चारों दोस्त गांव के चौपाल पर बैठकर मोबाइल में गेम खेल रहे थे, तभी एक सांप आया और उसने राकेश के पैर पर काटा। उसके काटते ही राकेश के मुंह से हल्की सी कराहट निकली और फिर उसने पैरों के पास देखा तो एक काला सांप उसके पैरों के पास से भाग रहा था। हमने सोचा कि अब इसके काटने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सारे सांपों का जहर तो निकाला जा चुका है। इसलिए हमने इस ओर ज्यादा ध्यान न देते हुए वापस अपने फोन में गेम खेलने लगे। थोड़ी ही देर में राकेश जमीन पर गिर पड़ा। हमें समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हुआ, लेकिन फिर अगले ही पल हमने देखा कि उसका शरीर नीला पड़ता जा रहा है, उसके मुंह से झाग निकल रहा है। यह देखकर हम काफी घबरा गए और चीखने लगे। हमारी चीख पुकार सुनकर वहां आसपास के सारे लोग इकट्ठा हुए और उन्हें हमने सारी सिचुएशन बताई। उन लोगों ने मिलकर राकेश को उठाया और फिर उसे उस जानकार बंदे के पास ले गए जो सांपों का जहर उतारता था। राकेश को सांप के कांटे बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। अब पता नहीं आगे क्या होना था। हम उसे उस शख्स के पास लेकर गए तो पता चला कि वो शख्स घर पर नहीं था। ये सुनकर हम सारे काफी घबरा गए थे, लेकिन उनके अलावा गांव में कोई और इंसान नहीं था जो सांपों का जहर उतारता हो। हम लोगों ने उस शख्स के आने का इंतजार किया, लेकिन जब तक वह शख्स आया तब तक राकेश दम तोड़ चुका था। हम सारे गुस्से में उसके सामने खड़े हुए थे। हमने उससे पूछा कि वह कहां पर था। आज उसकी वजह से राकेश मर गया। उसने बताया कि वो पड़ोस के गांव में गया था, क्योंकि वहां किसी को सांप ने काट लिया था और मैं उसका इलाज करने गया था। मुझे नहीं पता था कि यहां इसका यह हाल हो जाएगा। खैर, इन सब में सच कहूं तो उस शख्स की कोई गलती नहीं, सारी गलती हमारी थी, क्योंकि अगर हम पहले ही इस पर ध्यान दे देते और राकेश को अस्पताल ही ले जाते तो शायद वो बच जाता, लेकिन हमने उसके बेहोश होने का वेट किया। खैर, उसी दिन राकेश का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उसके घर वाले इन सब से काफी दुखी और हताश थे, क्योंकि राकेश उनकी संतान था और उसे बचाने के लिए उन्होंने हर संभव कोशिश की थी, लेकिन उनकी ये कोशिश कामयाब नहीं हुई। खैर, अब गांव वालों को पता चल चुका था कि इस गांव में अभी भी जहरीला सांप है, जो कि उस दिन बच गया था। इसीलिए सपेरों को दोबारा बुलाकर उस गांव की अच्छे से जांच करवाई गई। सपेरों ने पूरे गांव में छान मारा, लेकिन उन्हें कोई भी जहरीला सांप नहीं मिला। उन्होंने इस बारे में सभी से कहा, लेकिन फिर सब लोग इस बारे में हैरान थे कि अगर यहाँ कोई जहरीला सांप नहीं है तो फिर राकेश को किसने काटा। तब सपेरे ने कहा, हो सकता है कि वह सांप कहीं बाहर से आया हो, इसलिए डरने वाली बात नहीं है। लगता नहीं वह दोबारा कोई हमला करेगा, और अगर उसने ऐसा किया तो आप हमें बुला लीजिएगा। उसके बाद वह सपेरे वहां से चले गए। वहीं सभी गांव वालों को भी लगा कि हाँ, यही हुआ होगा, इसलिए सब लोग इस बात को भूल ही गए। लेकिन यह मुद्दा दोबारा उठा, क्योंकि इस बार मेरे सोते समय सांप ने मुझे काट लिया। मेरे घर वाले दौड़कर उस शख्स को ले आए और उसने मेरा जहर उतार दिया। अब मेरे घर वालों को डर लगने लगा था,
इसलिए उन्होंने काफी कठोर फैसला लिया। उन्होंने मुझे मेरे चाचा के पास दिल्ली भेज दिया। मैं जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन जब जान के लाले पड़े हो तो इंसान क्या नहीं करता। खैर, उसी दिन मैं दिल्ली आ गया और यहाँ पर मैं तकरीबन 2 साल रहा। इस दौरान मैं कभी गांव नहीं गया और ना ही मेरे घर वाले मुझसे मिलने आए। पता नहीं क्यों, शायद वह खुद उस सांप को मेरी लोकेशन नहीं देना चाहते होंगे। लेकिन हाँ, इस दौरान मुझे किसी सांप ने नहीं काटा। 2 साल का समय बहुत होता है किसी भी बात को भुलाने के लिए। मेरे घर वालों को भी यही लगा, इसलिए 2 साल बाद आखिरकार मैं अपने घर जा पाया। लेकिन इसी दौरान मुझे मेरे दोस्तों के घर वालों से पता चला कि उनको भी उन लोगों ने कहीं दूर भेज दिया था और अब जब सब सही है तो वह लोग उसे वापस बुला लेंगे। मैं वहां 5 से 10 दिन रहा और इस दौरान सब कुछ सामान्य रहा। मैं घर के काम करने लगा था, खेत पर भी काम करने लगा था, लेकिन मुझे किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। यह देखकर मेरे घर वाले काफी खुश हुए और फिर कुछ दिनों बाद मेरे बाकी के दोस्त महेंद्र और प्रदीप भी वापस आ गए। यह समय काफी लंबा था। अपने परिवार और दोस्तों से इतने लंबे समय तक दूर रहना काफी कष्टदायी था। लेकिन सच में जो गलती हमसे हुई थी, ये उसके आगे कुछ भी नहीं थी, क्योंकि हमारे मन में यह आस तो है कि हम कभी ना कभी तो अपने घर वालों से मिलेंगे ही, लेकिन उनका क्या जो अब कभी अपने अपनों से नहीं मिल सकते। इतने दिनों तक अपने परिवार से अलग रहने पर मैं उस सांप का दर्द अब महसूस करने लगा था और मुझे अपने आप से घृणा हो रही थी कि आखिर उस रात मैंने सही नहीं किया। खैर, हम तीनों दोस्त अब दोबारा साथ थे। अब हम एकदम निश्चिंत थे कि हमें इस बार ऐसी कोई परेशानी होगी। लेकिन हमें हमारे दोस्त राकेश के लिए काफी बुरा लग रहा था कि अगर हमने सही समय पर यही कदम पहले उठा लिया होता तो आज शायद वह जिंदा होता। खैर, अब मैं दिल्ली जैसे शहर में रह रहा था और मेरे बाकी के दोस्त भी शहरों में रह रहे थे, जिस वजह से हम लोगों ने कभी कभार पीना शुरू कर दिया था। हमारे घर वालों को यह बात नहीं पता थी। अब हमें गांव में रहते हुए 15-20 दिन से ऊपर होने को आया था और हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं हुई। अभी तक तो हमें लगा कि अब सब ठीक है, इसीलिए हमने इस बात का जश्न मनाने का सोचा। इसके लिए एक दिन हमने महेंद्र के घर पर ही पीने का प्रोग्राम बनाया। उसके माता पिता किसी शादी में गए हुए थे, जिस वजह से हमें उसका घर खाली मिला। हमने उसके घर पर खूब शराब पी और फिर हम सो गए। सुबह मेरी नींद खुलते ही मेरे सर में दर्द हो रहा था। शायद वो शराब का असर था। तब मैंने देखा कि मेरे दोनों दोस्त भी वहीं बिस्तर पर लेटे हुए थे। इस दौरान मैंने उन्हें उठाया। अब यहां पर प्रदीप तो उठ गया, लेकिन महेंद्र उठ ही नहीं रहा था। मैंने उसे दोबारा उठाने की कोशिश की, लेकिन वह फिर भी नहीं उठा। तब मेरी नजर उसके चेहरे पर पड़ी। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था। यह देखकर मैं काफी घबरा गया। हम दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर उसके हाथ पांव देखने लगे। उसके पांव में नीचे की तरफ सांप के काटने के निशान थे। हम दोनों ने घबराते घबराते उसकी नब्ज टटोली तो पाया कि वह मर चुका था। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था, जिससे साफ था कि उसको मरे हुए काफी समय हो गया था। थोड़ी ही देर बाद महेंद्र के घर वाले भी आ गए। महेंद्र को इस तरह से देखकर वह घबरा गए। उन्होंने महेंद्र को देखा तो वो मर चुका था। फिर उन दोनों ने गुस्से से हमारी ओर देखा। हम दोनों नजरें झुकाए खड़े थे। आज हमारा एक और दोस्त हमसे छिन चुका था। हम काफी घबराए हुए थे। वही महेंद्र के घर वाले हमसे काफी गुस्से में थे। उन्हें लग रहा था कि यह सब हमारी वजह से हुआ है। अगर हम शराब न पीकर अपने घरों में होते तो शायद यह नहीं होता। इसकी वजह से महेंद्र के घर वालों का हमारे परिवार वालों के साथ काफी झगड़ा भी हुआ। लेकिन हमारे घर वालों ने उन्हें समझाया कि हम दोनों अकेले वहां नहीं पी रहे थे, बल्कि महेंद्र भी हमारे साथ था। तो फिर ऐसे में सारी गलती हमारी कैसे हो सकती है। बात थी तो बिल्कुल सच, लेकिन बेटे की मौत से वो लोग काफी परेशान थे और इसी वजह से वो लोग उसका दोष किसी न किसी के सर पर मढ़ रहे थे। और अगर जब उनकी चाल पूरी नहीं हुई तो वह लोग गुस्से में हमसे सारे रिश्ते हमेशा के लिए तोड़कर अपने घर चले गए और अब हमारी बातचीत उनसे बिल्कुल ही बंद थी। देखा जाए तो उससे हमारे परिवार वालों को ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा,
क्योंकि उनका सारा ध्यान अब हमारी सुरक्षा की ओर था। वह लोग चाहते थे कि किसी भी तरह से बस हम लोग सुरक्षित रहे, इसके लिए भले ही कुछ भी क्यों न करना पड़े। अब हम लोग दोबारा घर के अंदर बंद रहने लगे। हमारे घर वाले दोबारा घर के चारों ओर वह सफेद पाउडर लगाने लगे, लेकिन यह सब पूरी जिंदगी नहीं चल सकता था। इसलिए उन्होंने इसका कोई स्थायी इलाज करने का सोचा। मेरे और प्रदीप के घर वाले मिलकर अब किसी तांत्रिक के पास गए और उन्हें सारी समस्या बताई। यह सब सुनकर उस तांत्रिक के चेहरे के भाव कठोर हो गए और उन्होंने कहा, गलती तो तुम लोगों से हुई है और इसका भुगतान भी तुम लोगों को करना पड़ेगा। पहले गलती तुम्हारे बच्चों से हुई और दूसरी गलती तुम लोगों से। तुमने न जाने कितने ही सांपों को सजा दी। तब प्रदीप के पिता बोले, भले ही हमने सजा दी है, लेकिन हमने किसी भी सांप को नहीं मारा। हमने सिर्फ उनका जहर ही निकाला था ताकि वो हमारे बच्चों को नुकसान ना पहुंचा पाए। इसलिए आप प्लीज हमारे बच्चों को बचा लीजिए। बाबा बोले, अगर कोई भूत प्रेत की बाधा होती तो मैं ठीक कर सकता था, लेकिन यह करना मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि सांप कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि वह भी कोई जिंदा प्राणी है जो तुम लोगों की वजह से गुस्से में है। तुम लोग उसका गुस्सा शांत करो तो शायद वह तुम लोगों को माफ कर दे। मेरे पिता बोले, उनका गुस्सा हम शांत कैसे कर सकते हैं? बाबा बोले, तुम सारे नाग देवता की पूजा करना शुरू करो। इसी के साथ ही नाग पंचमी वाले दिन तुम लोग श्री सर्प सूक्त का पाठ करना। इससे उसके प्रभाव कुछ हद तक कम हो जाएंगे। इसके बाद वे लोग घर आ गए और अब हमारे घर में हर रोज नाग देवता की पूजा होने लगी, लेकिन हम दोनों अब भी अपने अपने घरों में कैद थे। हमारे घर वालों ने नाग देवता की पूजा तो शुरू कर दी थी, लेकिन उनके मन में अभी भी डर बैठा हुआ था कि हम लोग अगर बाहर गए तो वह सांप हम पर हमला कर सकता है। इसीलिए वह लोग हमें कहीं भी जाने ही नहीं दे रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मुझे पता था कि इन सब में हमारी गलती थी और हम अपनी जान बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसीलिए मैंने अपने घर वालों से कहा, हमारी गलती की हमें जो भी सजा मिलेगी मुझे मंजूर है, लेकिन अब मुझे ऐसे कैद नहीं रहना। वह बेचारा सांप भी हमसे बदला लेने के लिए न जाने कितनी मुसीबत से जूझ रहा है। इसलिए मैं यह सब खत्म करना चाहता हूं। अगर उसे मुझे काटना है तो काटे। मैं अपने किए की सजा भुगतने के लिए तैयार था, लेकिन मेरे घर वाले शायद इसके लिए तैयार नहीं थे। इसीलिए उन्होंने मुझे घर से कहीं बाहर जाने नहीं दिया। लेकिन वही हमारे घर वालों को दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक साजिश चल रही थी, जिसका मुझे उस समय बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। हमारे घर वालों ने सांपों को ही खत्म करने की योजना बनानी शुरू करती दी थी। उन्होंने सोचा था कि आसपास के जितने भी सांप हैं सबको खत्म कर दिया जाए या फिर पकड़वा कर भेज दिया जाए, जिससे मुझे कोई समस्या नहीं होगी। गांव वाले इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, क्योंकि यह हमारी व्यक्तिगत समस्या थी और इसके लिए वह पूरी सांप जाति के लिए मुसीबत नहीं खड़ी कर सकते थे। इसलिए कई लोगों ने इसमें उनका साथ देने से मना कर दिया, लेकिन कई लोग इसके लिए मान भी गए, क्योंकि हम दोनों उस गांव में रहते थे और गांव में सभी मिलजुल कर रहते थे। और गांव के अगर किसी सदस्य को किसी तरह की कोई मुसीबत का सामना करना पड़े तो सब इस घड़ी में साथ रहते हैं। यह सोचकर कि अब से कुछ दिन बाद वो ये अभियान शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले ही वहां पर एक भयानक कांड हो गया। गांव का जो भी शख्स हमारे घर वालों की मदद कर रहा था, उसको कोई जहरीला सांप काट रहा था। पहले तो 2-4 लोगों के साथ ऐसा हुआ, लेकिन जब बात उनके परिवार तक भी पहुंचने लगी तो कोई सांप उनके परिवार वालों को भी काटने लगा। तो गांव वालों ने हमारे घर वालों का साथ देना बंद कर दिया। अब हमारे घर वालों के पास 2 ही चॉइस थी, एक हमें ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दे या फिर हमें हमेशा हमेशा के लिए खुद से दूर कर दें। और हमारे घर वालों को दूसरा रास्ता ज्यादा सही लगा, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसकी औलाद सुरक्षित रहे, फिर भले ही उन्हें पूरी जिंदगी उनसे दूर ही क्यों न रहना पड़े। हमारे घर वाले इस चीज के लिए तैयार थे और उन्होंने फिर अपने दिल पर पत्थर रखकर हमें वापस भेज दिया, जहां पर हम पहले रह रहे थे। अब हमने सोच लिया था कि हम लोगों को यहां पर शायद पूरी जिंदगी रहना पड़ेगा, लेकिन हमारी यह गलतफहमी दूर हो गई।
क्योंकि शहर में आने के 2 महीने बाद ही मुझे दोबारा सांप ने काट लिया। पहले तो मुझे यह सिर्फ संयोग लगा था। मैं अपना इलाज करवाकर वापस सामान्य जीवन जीने लगा, लेकिन फिर तभी मुझे दोबारा एक सांप ने काट लिया। यह सब बात मुझे सही नहीं लगी और मैंने इसके बारे में अपने दोस्त प्रदीप से बात की। तब बातों बातों में प्रदीप ने मुझे बताया कि उसको भी 2 बार अब तक सांप काट चुका है। उसने यह बात अपने घर वालों को नहीं बताई है, क्योंकि उसके घर वाले फिर से बेवजह परेशान होते। सच कहूं तो अब हम उम्मीद छोड़ चुके थे कि हम बच भी पाएंगे। हम लोग बस किसी तरह से अपने दिन काट रहे थे। हमें यहाँ पर आए अब 6 महीने से ज्यादा होने को आए थे और हमें इस बार अब तक 2 बार सांप काट चुके थे। हमारे घर वाले हर रोज हमसे फोन करके हमारा हालचाल लेते और हम बता देते कि सब सही है, जबकि कुछ भी सही नहीं था। हम दोनों उस दिन को कोस रहे थे जब हमने यह काम किया था। इसके कुछ दिन बाद प्रदीप ने मुझे फोन करके बताया कि उसे इन सब से छुटकारा पाने का एक रास्ता मिल चुका है, इसलिए मैं बिना समय गंवाए वहां आ जाऊं। मुझे आस जगी, क्योंकि सच कहूं तो मैं जीना चाहता था। इसलिए मैंने बिना अधिक समय गंवाए ट्रेन पकड़ी और फिर गाजियाबाद आ गया। लेकिन हाँ, इस दौरान मैंने अपने घर वालों को इस बारे में कुछ नहीं बताया था। प्रदीप मुझे गाजियाबाद स्टेशन पर लेने आया और फिर मुझे वहां से एक जंगल में कहीं लेकर गया। मुझे ठीक से याद नहीं कि वह जंगल कहाँ था, क्योंकि मैं वहां पर पहली बार ही गया था और उसके बाद मेरा वहां कभी आना जाना नहीं हुआ। हम दोनों उस जंगल के अंदर जा रहे थे। इस दौरान मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि वहां का वातावरण कुछ अजीब सा था। वहां की हवा थोड़ी गाढ़ी थी और यहाँ तक कि मुझे जंगल के उस हिस्से में पक्षियों का शोर भी सुनाई नहीं दे रहा था, वरना जंगल में तो पक्षी होते ही हैं। अपने दोस्त पर भरोसा करके मैं उस जंगल के अंदर जा रहा था। लगभग आधे घंटे बाद मैं उस जगह पर पहुंचा जहां पर कुछ अजीब से लोग घेरा बनाकर बैठे हुए थे। वो लोग आपस में कुछ बातें कर रहे थे। उनकी भाषा भी कुछ अजीब था। मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने क्या कहा। उनके पास जाकर प्रदीप उनके पैरों पर गिर पड़ा और फिर उनसे बोला, "यह मेरा दोस्त है, यह भी उस सांप की वजह से बहुत परेशान है, प्लीज हमें बचा लीजिए।" उस तांत्रिक ने मेरी ओर अजीब सी निगाहों से एक नजर देखा और फिर वो प्रदीप से बोले, "इसे सब अच्छे से बता दिया है ना, क्योंकि अगर इसने मना किया तो फिर यह काम नहीं हो पाएगा।" यह सुनकर मेरा माथा ठनका, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा था यह किस बारे में बात कर रहे हैं। तब इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, प्रदीप बोला, "देख, यह बहुत ही अजीब तरह के तांत्रिक हैं। जो भी हम चाहे ये उसकी कोई एक इच्छा पूरी कर सकते हैं, लेकिन बस बदले में हमें कुछ देना पड़ेगा। क्या देना है वह मैंने सोच लिया है, और इसके बदले में हम दोनों का हमेशा के लिए इन सब से पीछा छूट जाएगा। इसलिए जब भी यह कुछ बोले तो उसके लिए हाँ, मैं अपने गर्दन हिला देना, ठीक है?" इसके बाद मैंने उसे ठीक है बोल दिया। लेकिन सच कहूं तो मुझे उस समय प्रदीप की बात का बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि वह मेरा दोस्त था। मैं उसे बचपन से जानता हूं। वह बहुत ही ज्यादा लालची किस्म का इंसान था। वह मेरी मदद क्यों करेगा? और अगर उसे कुछ यह फायदा भी हो रहा होगा तो वह सबसे पहले अपनी मदद करेगा, ना कि मेरी। और अभी उसने कहा कि इसके बदले में उसे कुछ देना पड़ेगा, तो मुझे उससे डर लगने लगा था कि कहीं वह मैं तो नहीं था। उसके बाद उन लोगों ने बैठकर कोई अजीब सी साधना करनी शुरू की और फिर मुझे और प्रदीप को भी वहीं बैठने का इशारा किया। मैं आसपास बड़े ध्यान से सब कुछ देख रहा था। प्रदीप चेहरे से काफी खुश लग रहा था। मुझे उस पर अब थोड़ा शक होने लगा था, लेकिन फिर भी मैं वहां उसके साथ बैठ ही गया। वो लोग अजीब से मंत्र पढ़े जा रहे थे और प्रदीप उन्हें ध्यान से सुन रहा था। इसी दौरान मैंने प्रदीप से पूछा, "तुझे कैसे पता कि यह हमें इन सब से निजात दिला देंगे? क्या इन्होंने तुझे इन सब से निजात दिला दिया?" तब वह बोला, "नहीं, मैं चाहता तो अकेले इन सब से मुक्ति पा सकता था, लेकिन फिर मुझे तेरी याद आई। तू अब एक ही तो मेरा दोस्त रह गया और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुझे भी यहीं बुला लूं और फिर हम दोनों साथ में इन सब से मुक्ति पाएंगे। वैसे भी जब गलती हमने एक साथ की है
तो हमें उससे छुटकारा भी तो एक साथ ही लेना चाहिए ना। शायद कोई दूसरा होता तो प्रदीप की बात से कन्विंस हो जाता, लेकिन मैं कन्विंस नहीं हुआ था, क्योंकि मैं प्रदीप को बहुत ही अच्छे से जानता था। लेकिन फिर भी मैंने उस समय तो कुछ नहीं कहा, क्योंकि उस तांत्रिक की बात से मुझे पता चल गया था कि यहाँ पर जो भी होगा बिना मेरी मर्जी के नहीं होगा। इसीलिए मैं अब हर चीज़ ध्यान से सुन और समझ रहा था, क्योंकि उसके बाद ही मुझे हाँ ना में कोई जवाब देना है। प्रदीप को शायद लग रहा होगा कि मैं जैसा उसने कहा वैसा ही करूँगा, क्योंकि मुझे मौत का डर होगा। मुझे मौत का डर तो था, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं कि मैं अपनी मुसीबत किसी और के सिर पर डालूं। खैर, उन तांत्रिकों के मंत्र उच्चारण का वह सिलसिला लगभग आधे घंटे तक यूं ही चलता रहा। लगभग आधे घंटे बाद उन्होंने प्रदीप की ओर एक नज़र देखा और फिर उससे पूछा, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? प्रदीप ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। फिर उसके बाद उस तांत्रिक ने उसके हाथों में कुछ पत्ते दिए। उस पत्ते के ऊपर कुछ लाल लाल सा भी लगा हुआ था, और फिर प्रदीप से कहा, बिना चबाए इसे निगल जाओ। प्रदीप ने वैसा ही किया, और फिर उस तांत्रिक ने मंत्र उच्चारण का अपना वह सिलसिला दोबारा शुरू किया। उसके बाद उन्होंने प्रदीप के हाथों में मंत्र उच्चारण करते हुए एक लाल धागा बांधा, और इन सब के बाद उन्होंने दोबारा से मंत्र उच्चारण करना शुरू किया। लेकिन इस बार उन्होंने मंत्र उच्चारण करते हुए कुछ अजीब सी चीज भी उस कुंड में डालनी शुरू की। मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ अजीब सी चीजें थी वो, जिनमें कुछ अजीब तरह के फूल और बाल वगैरह भी थे। ये सब करने के बाद उन्होंने मंत्र उच्चारण करते हुए अजीब सी भाषा में मुझे कुछ पूछा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोल रहे थे। तभी प्रदीप मुझसे बोला, हाँ, मैं अपनी गर्दन हिला दो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने उसे एक नज़र देखा और फिर कहा, ऐसे कैसे? हाँ, मैं अपनी गर्दन हिला दूं? मुझे पता भी तो होना चाहिए कि आखिर यह क्या बोल रहे हैं। मैं किसी मुसीबत में नहीं फंसना चाहता। मैं ऑलरेडी बहुत बड़ी मुसीबत में हूं। मेरी बात सुनकर प्रदीप के चेहरे पर घबराहट के भाव आ गए, जिन्हें मैं साफ देख पा रहा था। लेकिन फिर अगले ही पल वह बोला, तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? मैंने इस बारे में सब पता कर लिया है। ये यही बोल रहे हैं कि क्या तुम्हें इन सब से छुटकारा चाहिए या नहीं, और अब जल्दी से हाँ कर दो। अगर तुमने देर की तो यह साधना पूरी नहीं हो पाएगी और फिर तुम यही रह जाओगे। मुझे तो इन सब से छुटकारा मिल जाएगा। तब मैं बोला, अगर सिर्फ यही बात है तो मैं यह बात उनके मुंह से सुनना चाहूँगा, और अब यह मत बोलना कि इन्हें हिंदी नहीं आती, क्योंकि अभी तक तो यह तुमसे हिंदी में बात कर रहे थे। मेरी बारी आते ही यह अपनी कोई अगड़म बगडम भाषा बोलने लगे। ये बोलकर मैं गुस्से में उठ खड़ा हुआ, और फिर मैंने दोबारा से कहा, मुझे अगर छुटकारा नहीं मिलता तो ना सही, मैं यहाँ से ऐसे ही चला जाऊँगा। लेकिन हाँ, मैं जब तक उनके मुंह से यह सब नहीं सुन लेता, मैं हाँ नहीं कहूँगा। तब प्रदीप बोला, अगर तुझे सच सुनना है तो सच यह है कि हम इसके जरिए उस सांप को ही मरवा देंगे जो भी हमारे पीछे पड़ा है। इसलिए अब तू हाँ कर दे। अब तो मैं सच कह रहा हूँ। मुझे पता था कि तू इसके लिए मना करेगा, इसलिए मैंने तुझे बताने से मना किया था। तब मैं बोला, ठीक है, फिर अगर यही बात है तो यह बात भी मैं उनके मुंह से सुनना चाहूँगा। देखो, जो भी सच है या झूठ है, मैं उनके मुंह से सुनना चाहूँगा, और उसके बाद ही मैं फैसला करना चाहूँगा। और मैं यह बात बहुत अच्छे से जानता हूँ कि इस तरह की साधना के दौरान झूठ नहीं बोला जाता। अगर झूठ बोलते हैं तो साधना का कोई फल नहीं मिलता। इसलिए जो भी बोलना सोच समझ कर बोलना। मेरी बात सुनकर प्रदीप को बहुत गुस्सा आने लगा था, इसलिए उसने गुस्से में मुझ पर हाथ उठा दिया और उसने कहा, तुझे मेरी बात पर भरोसा नहीं है। मैं तेरे बचपन का दोस्त हूँ, और तूने आज यह बोलकर हमारी दोस्ती एक पल में ही तोड़ दी। अब अगर तू चाहता है कि हमारी दोस्ती सही सलामत रहे तो तुझे हाँ करनी ही होगी, नहीं तो हमारी दोस्ती हमेशा के लिए टूट जाएगी। प्रदीप की बात सुनकर मुझे समझ आ चुका था कि प्रदीप मुझसे कुछ बड़ी बात छुपा रहा है, तभी वह इस तरह की हरकतें कर रहा है और मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश भी कर रहा है। लेकिन सच कहूं तो मैं दोस्ती के लिए इतना मरा नहीं जा रहा था।
इसीलिए मैंने कहा, तुझे दोस्ती नहीं रखनी तो मत रख। मुझे भी तुझसे कोई दोस्ती नहीं रखनी, और अब मुझे यहाँ की कोई साधना नहीं करनी, इसलिए मैं यहाँ से सीधे घर जा रहा हूँ और आज के बाद मुझे फोन मत करना। मेरी बात सुनकर वह तांत्रिक बोला, देखो मेरी बात सुनो, ये साधना आधी हो चुकी है, अब इसको पूरी भी करनी पड़ेगी। अगर तुम लोगों ने साधना पूरी नहीं की तो इसका परिणाम मुझे झेलना पड़ेगा। इसलिए जो भी तुम कर रहे हो वह तुम्हारा जाति मामला है, लेकिन मैं तुम्हें सच बताना चाहूंगा। असल में इस साधना के पूरी होने के बाद तुम्हारे किए का सारा दोष तुम में से किसी एक के सिर पर आ जाएगा, जिससे दूसरा आजाद हो जाएगा। और तुम्हारा दोस्त प्रदीप चाहता है कि वह इन सब से आजाद हो जाए और तुम इन सब में यूं ही पीसते रहो। तुम लोग आगे क्या करोगे इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। हमारे भी कुछ उसूल है, कुछ नियम है, और इस साधना को करने के भी कुछ नियम है। अगर यह साधना पूरी नहीं हो तो फिर इसमें जो यह साधना करवाता है उसकी जान पर बनती है। और यह साधना मैं करवा रहा हूं, और मैं इतना मूर्ख नहीं हूं कि तुम लोगों के चक्कर में अपनी जान दांव पर लगाऊं। इसीलिए अब तुम लोगों को साधना पूरी करनी ही पड़ेगी। मुझे नहीं पता तुम दोनों में से यह सारा दोष किसके सर पर आएगा, लेकिन हां, अगर तुम लोगों ने साधना पूरी नहीं की तो फिर मेरे लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाले। तांत्रिक की बात सुनकर मुझे प्रदीप से बहुत घिन्न आ रही थी। वह मेरे बचपन का दोस्त था, वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता था? मेरे ही पीछे वह इतना षड्यंत्र रच रहा था। मैं इससे पहले कि कुछ पूछता, प्रदीप बोला, मुझे माफ कर दे। मैं नहीं चाहता था कि मुझे कुछ हो और मेरे पीछे मेरा परिवार रोता बिलखता रह जाए, इसलिए मैंने यह सब किया। तू मेरा दोस्त है, तू यह बात समझ रहा होगा ना? तो एक दोस्त के लिए इतनी कुर्बानी तो दे ही सकता है तुझे, हमारी दोस्ती का वास्ता। उसने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखकर कहा। मैंने उसके हाथ को एक नजर देखा और फिर उसकी तरफ देखा, और फिर अगले ही पल मैंने उसका हाथ अपने कंधे से हटाया और कहा, तुझे पता है ना कि मैं अपने माता पिता की एक ही संतान हूं, जबकि तुम तो 4 भाई हो। अगर तुझे कुछ हुआ तो तेरे घर वाले 2 दिन तो आंसू बहाएंगे और उसके बाद सामान्य हो जाएंगे, लेकिन मेरे घर वालों को पूरी जिंदगी कष्ट झेलना पड़ेगा। तेरे माता पिता को तो बुढ़ापे में देखने वाला कोई होगा, लेकिन मेरे माता पिता को कौन देखेगा? इसलिए मैंने फैसला किया है दोस्त कि तुझे हमारी दोस्ती का वास्ता, हमारी दोस्ती के लिए तू इतना तो कर ही सकता है ना? अगर तू कुर्बानी दे दे तो हमारी दोस्ती भी बची रहेगी, और मैं वादा करता हूं तेरे बाद तेरे घर वालों को मैं अपने घर वालों की तरह देखूंगा और उनका ख्याल रखूंगा। तेरी बहन की शादी भी मैं करवाऊंगा। मुझे नहीं पता कि उस समय मैंने सही किया या गलत, लेकिन जब मेरे दोस्त ने ही मेरे बारे में नहीं सोचा तो मैं भला उसके बारे में क्यों सोचूं? अगर वह अपने परिवार के बारे में सोच रहा है तो मुझे भी अपने परिवार के बारे में ही पहले सोचना चाहिए था। इसलिए मैंने उस समय यह निर्णय लिया कि मैं अपना सारा दोष प्रदीप सिर दे दूंगा। इन सब के लिए हमारी काफी लड़ाई भी हुई, लेकिन फिर अगले ही पल वो तांत्रिक बोला, प्रदीप की तरफ से पूजा हो चुकी है, और अगर तुमने उसके पाप अपने सर ना लिए तो फिर तुम्हें अपने पाप उसके सिर पर डालने होंगे, तभी जाकर साधना कंप्लीट होगी। इसलिए ऐसा काम करो, यह छुरा लो और फिर इससे अपना अंगूठा काटकर इस जलते हुए कुंड में डाल दो। इससे तुम्हारे पाप भी इसके सिर आ जाएंगे। ये सुनकर मैं बोला, क्या इसका कोई और रास्ता नहीं है? उस तांत्रिक ने कहा, रास्ते सिर्फ 2 ही हैं, या तो तुम हाँ बोलकर अपने दोस्त की सारी गलती अपने ऊपर ले लो, या फिर अपना अंगूठा काटकर अपनी गलतियां भी उसके सर पर डाल दो। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। मैंने प्रदीप की ओर एक नजर देखा। मैं यह करना नहीं चाहता था, लेकिन फिर मुझे याद आ रहा था कि प्रदीप भी तो मेरे साथ यही करने वाला था। वह अपनी जान बचाने के लिए अगर यह कर सकता है तो फिर अगर मैं कर रहा हूं तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। और फिर मैंने अगले ही पल से छुरा उठाया और फिर अपना अंगूठा काटने के लिए आगे बढ़ाया, लेकिन ठीक इसी दौरान प्रदीप ने आकर मुझे रोक लिया। वो मेरे आगे रोने गिड़गिड़ाने लगा और बोला, प्लीज ऐसा मत कर, मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज वह छुरा तू रख दे। ये बोलकर प्रदीप उस छुरे को मेरे हाथ से छीनने लगा।
लेकिन फिर अगले ही पल उस तांत्रिक के साथी उसे पढ़कर मुझसे दूर ले गए। फिर उस तांत्रिक ने मुझसे कहा, जल्दी करो, समय खत्म होने वाला है। अगर समय खत्म हुआ तो तुम दोनों में से कोई भी मुक्त नहीं हो पाएगा, ना ही उस सांप से और ना ही हमसे। ये सुनकर मैंने अपनी आंखें बंद की और फिर अपना अंगूठा काटकर उस अग्निकुंड में अर्पित किया। ऐसा करते ही वह तांत्रिक बोला, मुबारक हो, अनुष्ठान पूरा हुआ। अब से वह सांप तुम्हें परेशान नहीं करेगा, बल्कि वह प्रदीप को परेशान करेगा। इन सब से प्रदीप काफी दुखी हुआ। वो घुटनों के बल बैठकर रोने लगा। उसे अब डर लगने लगा कि अब वह सांप उसे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि पहले तो उसके ही पाप उसके ऊपर थे, पर अब तो मेरे पाप भी उसके ऊपर आ गए थे। खैर, मैंने उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और फिर वहां से वापस दिल्ली आ गया। मुझे नहीं पता कि उसके बाद प्रदीप के साथ क्या हुआ था, लेकिन हाँ, बाद में मुझे पता चला कि वो हमेशा हमेशा के लिए कोलकाता शिफ्ट हो गया है। वहां वह ना किसी से बात करता था, बस अपने में ही रहता था। मुझे उसके लिए बुरा भी लगता था। मैंने कई बार उसे फोन भी किया, लेकिन उसने कभी मेरा फोन नहीं उठाया। आज उस घटना को 10 साल हो चुके हैं। तब से मुझे किसी भी सांप ने परेशान नहीं किया और मैं भी तब से नाग देवता की पूजा करने लगा हूँ। इसी के साथ ही मैं इस बात का पूरा ध्यान रखता हूँ कि मेरी वजह से किसी बेजुबान जानवर को कोई नुकसान ना हो। तो साथियों, हमारी आज की ये स्टोरी यहीं पर पूरी होती है। विपिन और उसके दोस्तों ने अनजाने में एक ऐसा पाप कर दिया था जिसकी सजा उन्हें लगातार मिलती रही। वो सांप सिर्फ एक जानवर नहीं था, वो एक बदले की भावना से भरा हुआ जीव था जिसने उन्हें कभी चैन से नहीं रहने दिया। जब आप प्रकृति के जीवों के साथ खिलवाड़ करते हैं तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। जानवरों को मारना सही नहीं है, लेकिन जब बात अपनी जान बचाने की हो तो हमें भी अपनी रक्षा करनी आनी चाहिए। भूत प्रेत से बचने के लिए तांत्रिक हो सकता है कि मदद कर सके, लेकिन जब बात प्रकृति के क्रोध की हो तो हमें सतर्क रहना चाहिए। याद रखिए, हर जीव का जीवन अनमोल है, चाहे वो इंसान हो या कोई बेजुबान जानवर। लेकिन अगर कोई खतरा आपकी जान पर बनाए तो खुद को बचाना भी जरूरी है। और उम्मीद करता हूं कि ये स्टोरी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप इस कहानी को सबसे आखिर तक अब तक भी सुन रहे हैं तो आप हमारी लॉयल फैमिली के मेंबर हैं, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि अगली स्टोरी में मैं आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए अब अपने कुछ लॉयल फ्रेंड्स के नाम लेते हैं। सुभाष चौहान, दिल्ली; घनश्याम बघेल, आगरा; जुबेर अंसारी, मालेगांव; विकास जोशी, नेपाल; प्रकाश शर्मा, कानपुर; शंकर दादा सीकर, हिम्मत सिंह, नेपाल; कुंदन कुमार; काजल अग्रवाल, दिल्ली; सोनू जायसवाल, देवरिया; सलमान शेख, औरंगाबाद; प्रीति सेनमा, गुजरात; संध्या रामनगर। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कहानी को तैयार करने में हमारी मदद की है ममता सहाय ने। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए।